हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, जो भी आपके जुडिशरी एग्ज़ाम अब आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम करेंगे साइंस के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा समझ लीजिए कि घटना चक्र यहाँ आप रिविज़न कर रहे हैं, ठीक है। घटना चक्र का ही रिवीजन चलेगा और जो प्रीवियस में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आईएएस या पीसीएस में आ जाते हैं, समीक्षा अधिकारी आरओ में आ जाते हैं, उससे ऊपर तो आपका जुडिशरी जाएगा नहीं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम क्वेश्चन के साथ कोशिश करेंगे कि जो उसका एक्सप्लेनेशन है वह भी थोड़ा अच्छे से किया जाए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी जो होती है वो एटीपी में बदलती है। किस में बदलती है? एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यहाँ पे याद रखेंगे। दूसरी बात है कि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यह बदलती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। थोड़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे कि क्या है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को इंग्लिश में भी क्लोरोप्लास्ट ही कहते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या होता है, इसको सेल का आप एज अ पार्ट मान सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट को जो सेल होती है, जो पादप सेल होती है, जो पेड़ पौधों में होती है, उसका एक अंग मानते हैं, ठीक है। और आराम ये आपको तो पता ही होगा कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, हरे रंग का जो ग्रीन कलर का जो कारण होता है उनका, वह क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो सब जानते हैं कि मतलब कि जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं पेड़ पौधों की, वो हरे रंग का कारण क्लोरोफिल तो है ही। बाय चांस वहाँ पर क्लोरोफिल ना दिया हो, क्लोरोप्लास्ट दिया हो, तो आपको वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट टिक करना होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ये दो प्रश्न हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है, कन्फ्यूज़न नहीं आता है स्टूडेंट्स को कभी कभी। तो साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गुणसूत्र की बात की गई है। मानव शरीर कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात की गई है। जो पेयर्स हैं वह कितने होते हैं? जाहिर सी बात है, पेयर्स हमेशा हाफ ही होते हैं जितनी भी संख्या होती है। तो 46 कुल संख्या है, तो पेयर कितने होंगे? 23। एक बात और बता दें आपको कि जो आपके 22 तक, मतलब जोड़े जो होते हैं 22 तक, मेल में हो या फीमेल में हो, वो तो ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। ऑटोसोम इनको हम बोलते हैं, ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर होता है, यानी कि 23वां जो जोड़ा होता है, मेल में हो या फीमेल में हो, इसी से डिसाइड होता है सब कुछ। सेक्स का जो भी डिपेंडेंसी है, बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, वह उसी पे डिपेंडेंस है। इसलिए 23वें पेयर को हम क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी इसके बारे में आपको है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। और एक बात और, ये तो पता ही होगा आपको, XY है तो लड़का है, XX है तो लड़की होती है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से क्विकली रिवीजन करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। आप अगर इसको एक बार देख भी लेंगे थोड़ा अच्छे से ध्यान से, तो भी आप क्वेश्चन लगा देंगे, आपको याद आ जाएगा, इतनी गारंटी है। जीवों में अत्यधिक जैव विविधता, यानी कि जो जीव हैं, ठीक है, उनमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वह अधिकता किसके कारण होती है? बायोडाइवर्सिटी तो वह होती है उत्परिवर्तन। इसको म्यूटेशन भी बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। जो आपका जीवों में आप कह सकते हैं कि उनकी जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो बढ़ने का कारण है, इंक्रीज होने का कारण है, वह क्या है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं? तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आया हुआ है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो आपका छिपकली है, इसको शायद इंग्लिश में लिजार्ड बोलते हैं, छिपकली जो छतों पर चिपकी रहती हैं, तो उनमें ये सब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। टेम्परेचर के और पर्यावरण वहाँ का कैसा, एनवायरनमेंट कैसा, उसी के अनुसार डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? जो पादप कोशिका है, यानी कि जो आपके पेड़ पौधों वगैरह में कोशिका, और जंतु जो हम हैं, लिविंग पर्सन, उनसे किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका जो आंसर होगा आपका
वह होगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्योंकि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक भिन्नता होती है, डाइवर्सिटी होती है, वह किसके कारण होती है? आपकी कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति को आप इंग्लिश में सेल वैल भी बोलते हैं, सेल वैल। ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच। अब इसमें क्या है कि कोशिका भित्ति आपके जो होती है वह हरे पेड़ पौधों वगैरह में पाई जाती है, और जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि हम जो ह्यूमन पर्सन है उनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पादप वगैरह जो होते हैं पेड़ पौधे, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इनमें भिन्नता का कारण है। ठीक है। और ये भी याद रखें, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। और इसके बारे में आपको बस यही याद रखना है, जंतु कोशिकाओं में तो होती नहीं है कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं में होती है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें क्या अनुपस्थित होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, चूँकि केंद्रक भी हम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है कोशिका का, द पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो आप जानते ही हैं। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? हमारे अंदर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। किन में पाई जाती है? पेड़ पौधों वगैरह में, पादप में। ठीक है, प्लांट्स वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोशिका का कौन सा भाग, जब वर्ड गलत टाइप हो गया, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जो पावर हाउस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहलाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है बस। वह क्या रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका, ये तो आपको पता चल गया कि कोशिका का भाग जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया आपका जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं, और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जो होते हैं, इनको छोड़कर सब में यह पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखेगा, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट है, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, जो संपूर्ण कोशिका प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, वह किसकी बनी होती है? तो वह होती है आपकी प्रोटीन और लिपिड की। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब इसमें थोड़ा सा बस यही याद रखना है, इसमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट और है नहीं सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका मानव शरीर किस अंग में, यानी कि मानव के ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं होती हैं लिम्फोसाइट सेल्स, जिनको हम बोल देते हैं लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट सेल्स कहाँ पर जनरेट होती हैं या बनती हैं? तो वह बनती हैं आपकी तिल्ली, यानी कि स्प्लिन में। ठीक है, स्प्लिन यानी कि तिल्ली में। एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है आपका, जो आपकी लसिका कोशिकाएं होती हैं, इनके 2 पार्ट्स होते हैं। इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। एटीपी यानी कि जो ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा था, एटीपी में हो जाता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये पूछ रहा, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद वह कौन सा है? तो वह आपका क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र होता है, मतलब जिसके द्वारा एटीपी अणुओं का जो उत्पन्न होते हैं, जो प्रोसेस होता है वह पूरा, उसी को क्रेब्स चक्र नाम दिया गया है। ठीक है, जो श्वसन तंत्र होता है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को जो उत्पन्न करने वाला पद होता है, उसका नाम दिया गया है क्रेब्स चक्र। क्योंकि इसकी जो खोज की थी चक्र की, वो हैंस क्रेब्स नाम था उनका, उसी के ऊपर ये नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? अब ये आनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चन आ गए।
अभी जो हमने देखे थे वो सेल से संबंधित है, अभी आनुवांशिकी से संबंधित है, जो जेनेटिक्स वगैरह होती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है? फादर ऑफ, आप बोलेंगे इसको जेनेटिक साइंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है, वो तो है ओबियसली। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम, जो वंश के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं, प्रतिवाद करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था। तो मटर के पौधों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, ये इसका राइट आंसर होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आप आनुवंशिक का पिता तो कहते ही हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, और किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सारा प्रोसेस होता है वो सारा ही बताया था। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको अच्छे से करना है। जो आधारित है वह है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन पर वह आधारित है। लैंगिक जनन माने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आता है किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। दूसरा है, जीनोम का चित्रण संबंधित है या संबंध है? तो जीनोम चित्रण का जो है वो किससे संबंधित है? जीन्स के चित्रण से। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग ही इसको बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का जो होता है वह आपका अनुक्रम जीनोम कहलाता है। मतलब जो भी जीन्स का एक क्रम है, एक आपका अनुक्रम है, वही सारा क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। और जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। जीनोम्स आप समझ गए होंगे कि जीनोम चित्रण का जो संबंध है जीन्स के, कैसे जीन्स हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, कैसा उनका क्रम है, ये सभी इसमें प्रोसेस होता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं वह किस तरीके से जाते हैं? तो वह जाते हैं क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के द्वारा ये एक सॉरी थोड़ा कफ हो रहा है, लेकिन समझाने में पूरी कोशिश की जा रही है, कोई ऐसी समस्या नहीं होने की। ठीक है, समझते रहिएगा। तो जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम कभी कभी भूल लेता है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम बने होते हैं आपके न्यूक्लियो प्रोटीन के ये बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के जो क्रोमोसोम होते हैं। एक संतान से दूसरी संतान में लक्षण जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, किसके द्वारा चलेंगे? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बनते किसके द्वारा हैं? ये बनते हैं आपके न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, एक और बात ये थे, क्रोमोसोम का अगर नाम प्रस्तुत करने वाले पहले वैज्ञानिक पूछे जाते हैं, नाम किसने दिया? तो वाल्डेयर ने दिया है। ठीक है, वाल्डेयर, क्रोमोसोम को जो पहला नाम दिया है वह किसने दिया है? वाल्डेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जीन है। जीन क्या है इसके बारे में बात करें तो जीन क्या है कि डीएनए का एक भाग होता है, क्या ना, कि डीएनए मैच हो गया कि इतने साल पुराने ऐसे मनुष्य होते थे, डीएनए मैच हो गया कि ऐसे ऐसे जानवर मिलते थे, तो ये सब डीएनए का ही कमाल है। ठीक है, सारे जीन्स वगैरह जो भी लक्षण रहे हैं उस समय, उस पीढ़ी में, वो सब उसमें पता चल जाते हैं डीएनए के ही द्वारा। डीएनए की आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें क्या होता है, मतलब एक कुंडलित नुमा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से। ठीक है, डीएनए का जो मतलब गुणसूत्र वगैरह बना हुआ होता है, और इसमें छोटे छोटे खंड होते हैं जिन्हें हम जीन बोल देते हैं। तो जीन क्या है? डीएनए का ही एक भाग है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, जो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई है वह क्या है? वह भी जीन है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, ठीक है, उस पर स्थित डीएनए की एक सूक्ष्म संरचना होती है,
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफ़र करती है, और वही क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जीन का काम क्या होता है? जो हमारे जेनेटिक जो भी क्वालिटी वगैरह है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है, आखिरकार ये क्या दर्शाती है? तो गुणसूत्र संख्या मतलब कहने चाह रहे हैं कैसी रहती है, तो ये है स्थिर रहती है। ठीक है, तो गुणसूत्र संख्या हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वह कौन सी होती है? तो वह होती है डीएनए में मौजूद शर्करा आपकी डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीएनए का जैसा फुल फॉर्म था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोस इसमें शर्करा होती है डीएनए में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, दूसरा है आपका, अगर हम बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है शायद, अभी हैं, हाँ 2 प्रश्न और हैं। राइबोजाइम्स होते हैं, जो राइबोजाइम्स हैं वे क्या होते हैं? तो वे आरएनए होते हैं। ठीक है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आरएनए, ये भी याद रखिएगा। चूँकि राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम इनकी फुल फॉर्म होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। अब इसमें राइबोज आ रहा है तो इसलिए राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ये आपके आरएनए में आते हैं। बस यही याद रखिएगा कि जो आपके खोज के लिए आरएनए की खोज जो है, इसके लिए अगर नोबेल पुरस्कार किसी को मिला है तो अल्टमैन और कैच को मिला है, अल्टमैन और कैच। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यह प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, या डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए की जो द्विकुंडलीय, यानी कि इस प्रकार से कुछ यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक कुंडलीय तो ऐसा होती है, बस ये ऐसे चलती रहेगी। द्विकुंडलीय नहीं, एक कुंडलीय में क्या होता है, इस प्रकार से कुछ शेप होती है। द्विकुंडलीय में क्या होता है, ये द्विकुंडलीय बनता जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वाटसन एवं क्रिक ने की थी, वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, तो ये आपकी पूरी, एक तो डीएनए वगैरह, आनुवंशिकी और कोशिका से संबंधित जितने प्रश्न लिए जा सकते थे वो लिए गए हैं इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हम इस सीरीज़ को अपनी बहुत तेज़ी से अब करेंगे। जो भी क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन से और भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।